गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का टॉपिक है सक्सेस मंत्र। एग्जामिनेशन में हो कि लाइफ में हो, सक्सेस करने के लिए क्या ज़रूरी है, कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, इन सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सक्सेस मंत्र क्या है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट। नीट के एग्जामिनेशन में, आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन में या लाइफ के अदर डायमेंशन में भी हम लोग सक्सेस कैसे अचीव करेंगे, सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस मंत्र। निश्चित ही सक्सेस मंत्र में हम लोग आज अध्यात्म और विज्ञान, इस दोनों ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यानी स्पिरिचुअल एंड साइंस। मुख्य रूप से स्पिरिचुअल एंड साइंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि सक्सेस के लिए किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 इनके फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यदि कोई ट्री है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यदि ये ट्री है और इसे काटना है, काटने के लिए 2 कुल्हाड़ी अवेलेबल है। एक को हम लिखते हैं ए, एक में लिखते हैं बी। ए में जो कुल्हाड़ी है, हम यहाँ पर कुल्हाड़ी का एक डायग्राम बना देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग कुल्हाड़ी का एक डायग्राम बना लेते हैं। कुल्हाड़ी ए में शार्पनेस अधिक है, इसमें धार अधिक है, और कुल्हाड़ी बी में कम धार है। ये थोड़ा सा इसका जो शार्पनेस है वो कम है। यदि इसमें शार्पनेस कम है तो निश्चित ही यहाँ का जो एरिया होगा, बिल्कुल साइंटिफिकली हम लोग बात करेंगे, यहाँ का जो एरिया है वह एरिया अधिक होगा। इस धार का, कुल्हाड़ी के एक्स के धार का जो एरिया होगा, इसमें और इसमें इसका एरिया अधिक होगा, इसका एरिया कम होगा। इसमें धार कम है, शार्पनेस कम है, यानी कि यहाँ का जो एरिया होगा इसका ये अधिक होगा, और इसमें जो एरिया है इस धार का वो कम होगा। हम लोग बिल्कुल फिजिक्स के अनुसार समझेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब कंडीशन ए के लिए लेट अस सपोज हम लोग फोर्स ले लेते हैं 5 न्यूटन का और एरिया ले लेते हैं 1। इसका एरिया कम है तो यहाँ हम एरिया को कंसीडर कर लेते हैं 1 और यहाँ पर हम एरिया को कंसीडर कर लेते हैं 2, और दोनों में सेम फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे फोर्स लेते हैं 5 न्यूटन, यहाँ भी हम फोर्स लेते हैं 5 न्यूटन। तो यहाँ के लिए जो प्रेशर निकलेगा 5/1, और यहाँ के लिए जो प्रेशर निकलेगा 5/2, यानी कि 2.5। एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। आप लोग फिजिक्स में जानते होंगे, एरिया बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब इस कुल्हाड़ी में प्रेशर का जो अमाउंट है वो 2.5, और इस कुल्हाड़ी में जब यूज करेंगे तो प्रेशर का अमाउंट 5, डबल्ड है। निश्चित ही इससे ज़्यादा वर्क डन होगा और इससे कम वर्क डन होगा। इस कुल्हाड़ी से यदि हम इस ट्री को काटें तो इसमें हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इस कुल्हाड़ी से यदि हम काटें तो बिल्कुल कॉम्पेरेटिवली बहुत लेस वर्क, बहुत कम ही वर्क पे
कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यानी इस कुल्हाड़ी से यदि हम इस लकड़ी को काटना चाहें, इस ट्री को काटना चाहें, तो हमें ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके काट पाएंगे, क्योंकि इसमें धार कम है, शार्पनेस कम है, जिसके कारण इसमें प्रेशर का अमाउंट भी कम है। इस कुल्हाड़ी से यदि हम इस ट्री को काटेंगे, इसमें शार्पनेस अधिक है, इसलिए इसमें प्रेशर का अमाउंट अधिक आ रहा है। तो इस कुल्हाड़ी से हम आसानी से इस ट्री को काट सकते हैं, यानी इस कुल्हाड़ी से वर्क डन अधिक आएगा, इस कुल्हाड़ी से वर्क डन कम आएगा। बिल्कुल स्टडी में भी वही बात है। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो भी बुक आगे लेकर के उस पर वर्क डन करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, चाहे आप थ्योरी पढ़ें, चाहे आप न्यूमेरिकल्स पढ़ें, यह डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन का जो शार्पनेस है वो कितना है। यदि हमारे ब्रेन का शार्पनेस बहुत अधिक रहेगा तो निश्चित ही बहुत लो वर्क, लेस वर्क से हम अधिक वर्क डन कर सकते हैं। और यदि यहाँ का शार्पनेस हमारा कम रहा तो निश्चित ही हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। जब लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी का शार्पनेस इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत वैल्यूएबल है, ये मीनिंगफुल है, फिर स्टडी में तो और भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हम कितना वर्क करते हैं, हम कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे ब्रेन का शार्पनेस क्या है। लकड़ी के मामले में सबको समझ में आता है, लकड़ी काटना हो, किसी ट्री को काटना हो, ये बात सबको समझ में आती है कि जो हथियार है, जो वेपन है, जो कुल्हाड़ी है, उसमें तेज धार चाहिए। तेज धार रहने से जो परिश्रम है, जो मेहनत है, वह कम हो जाता है। और यदि तेज धार ना हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और वर्क डन बहुत कम मिलता है। फिर स्टडी के मामले में हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं। स्टडी में भी शार्पनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिस पर कोई फोकस नहीं है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि शार्पनेस भी होना चाहिए। हम लोग सिर्फ हार्ड वर्क पर ध्यान देते हैं कि हम बुक पर कितना अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। यदि शार्पनेस को इन्हांस कर लिया जाए, बढ़ा लिया जाए, तो बहुत निश्चित ही कम परिश्रम में हम अधिक स्टडी कर सकते हैं। तो शार्पनेस, हाउ टू इन्हांस शार्पनेस, और उसी शार्पनेस को हम लोग कहेंगे IQ। जैसे ब्रेन का IQ लेवल कहा जाता है। IQ का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, हिंदी में कहेंगे मानसिक अंक। इंटेलिजेंस क्वोशेंट, मानसिक अंक, यानी कि आपके ब्रेन का शार्पनेस लेवल बता रहा है। IQ लेवल मीन्स आपके ब्रेन का शार्पनेस लेवल। और निश्चित ही यदि हम शार्पनेस लेवल को बढ़ा लें, IQ लेवल को बढ़ा लेते हैं, तो हम कम परिश्रम से बहुत अधिक स्टडी कर सकते हैं, बहुत अधिक वर्क डन कर सकते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से हम लोगों को जो कंक्लूजन आ रहा है कि स्टडी में IQ और शार्पनेस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हाउ टू इंक्रीजेज, हाउ टू इन्हेंस आवर IQ लेवल। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों को जो कंक्लूजन आया है वह कंक्लूजन है कि IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जो कि ब्रेन का वैल्यू है, ब्रेन का मानसिक अंक है, ब्रेन का शार्पनेस है ये। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि स्टडी करने के लिए बेहतर IQ का होना अनिवार्य है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आएंगे, सेकंड एग्जाम्पल में आएंगे।
थर्मोडायनामिक्स में आप लोग जानते होंगे कि जिस कंटेनर में रिएक्शन कराते हैं उस कंटेनर को टोटली हम लोग सिस्टम कहते हैं। जस्ट लाइक यदि आप एक कंटेनर में HCl का सॉल्यूशन और NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं, यदि आप इसमें HCl का सॉल्यूशन और NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं तो इस कंटेनर में रिएक्शन होने के बाद इसमें जो ऑब्टेंड होगा वो होगा NaCl प्लस H2O। इस पूरे कंटेनर को हम लोग कहेंगे सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स में आप लोग जानते हैं कि इस पूरे जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है इसे हम लोग कहेंगे सिस्टम, और इसके बाहरी एरिया को कहते हैं सराउंडिंग। इसके बाहरी एरिया को हम लोग कहेंगे सराउंडिंग। थर्मोडायनामिक्स के अनुसार यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि जिस कंटेनर में रिएक्शन होगा दैट इज सिस्टम एंड द आउटसाइड एरिया इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी का स्टडी करेंगे। यदि थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से समझें तो ये जो हमारा बॉडी है इस बॉडी को हम लोग सिस्टम समझेंगे। ये जो हमारा शरीर है ये शरीर सिस्टम है, और इसके बाहर में जो भी आउटसाइड एरिया है दैट इज सराउंडिंग। तो हम लोग कहेंगे कि यह है बॉडी और जो बाहर में है वो सभी है सराउंडिंग। यदि थर्मोडायनामिक्स से समझें तो ये हो गया सिस्टम, और हमारे शरीर के भीतर तो लाखों तरह के रिएक्शंस होते रहते हैं। तो हमारा जो ये बॉडी है यह सिस्टम की तरह है, और इसके बाहर में जो कुछ भी है वह सभी सराउंडिंग है। अब यहाँ पर यह भी समझेंगे कि सिस्टम के भीतर का जो स्टडी है, इस सिस्टम के भीतर का जो स्टडी है वही तो अध्यात्म है, स्पिरिचुअल। और इसके आउटसाइड का, इसके बाहर का जो स्टडी है वह साइंस है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन आता है, आप कहेंगे कि फिर साइंस में हम लोग ब्रेन का भी स्टडी करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का स्टडी करते हैं, बॉडी के एवरी सेल्स का स्टडी करते हैं, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन, किसी भी सेल टिश्यू का जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिविंग स्टेट में स्टडी नहीं करते हैं, उसे हम लोग आउटसाइड द सिस्टम लाते हैं, लेबोरेटरी में लाते हैं। जब किसी साइंटिस्ट को ब्रेन का स्टडी करना होता है तो किसी डेड बॉडी से ब्रेन को बाहर निकाल के उसका स्टडी लिया जाता है। जो स्टडी करते हैं वह लिविंग स्टेट में हम स्टडी नहीं करते हैं। हाँ, सीखने के बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम उसमें सुधार कर सकते हैं, हम उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम लर्न करते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं तो हम लिविंग स्टेट में नहीं सीखते हैं। हमें जो भी सीखना होता है उसे इनसाइड से बाहर निकाल करके लेबोरेटरी में ले जा करके हम उसका स्टडी करते हैं कि इसका क्या है मैकेनिज्म। लेकिन रिलीजन, जब रिलीजन ब्रेन का स्टडी करेगा, हार्ट का स्टडी करेगा, बॉडी के इंटरनल पार्ट का स्टडी करेगा, तो वह उसे काट करके बाहर नहीं निकालेगा, उसके लिविंग स्टेट में ही उसका स्टडी लेगा। अध्यात्म, स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म के लिविंग स्टेट में ही इंटरनल स्टडी है, और साइंस उसी ऑर्गेन्स का आउटसाइड स्टडी है, उसे वहाँ से बाहर ला करके हम स्टडी लेते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे बॉडी में, और बॉडी में जैसा कि आप लोग संभावना है कि शायद जानते भी होंगे कि 7 चक्र होते हैं। आध्यात्म के अनुसार, स्पिरिचुअल के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जो सबसे बॉटम का, सबसे जो नीचे का चक्र है उसे हम लोग कहते हैं मूलाधार चक्र। फिर इससे जस्ट एबव स्वाधिष्ठान चक्र,
फिर इससे जो ऊपर है थर्ड में मणिपुर चक्र। फिर नंबर 4 में हम लोग कहते हैं अनाहत चक्र। फिर 5वें नंबर में कहेंगे विशुद्धि चक्र। 6ठे नंबर में हम लोग कहते हैं आज्ञा चक्र, जिसको बायोलॉजी में पीनियल ग्लैंड कहते हैं। यदि आप साइंस में बात करें तो सिक्स्थ सेंस इसका नाम दिया गया है, और अध्यात्म में इसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है। फिर जो लास्ट चक्र है, जैसे हम लोग सहस्रार चक्र कहते हैं, तो ये 7 चक्र, मूलाधार जो कि सबसे बॉटम का चक्र है, और सहस्रार चक्र जो सबसे टॉप का चक्र है, ये नंबर 1 पे है और यह नंबर 7 पर है। इस मूलाधार से सहस्रार तक का जो जर्नी है, यही जर्नी अध्यात्म कहलाता है, स्पिरिचुअल। यहां आप समझेंगे, मूलाधार से सहस्रार तक का जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, ट्रैवलिंग प्रोसेस, वही जर्नी स्पिरिचुअल अध्यात्म कहलाता है। फिर यहां एक प्रश्न है, क्यों करें हम यह जर्नी? जर्नी तो बस में, ट्रेन में बैठकर, प्लेन में बैठकर कहीं से कहीं हम लोग जाते हैं, उसे जर्नी कहेंगे। फिर यहाँ एक अपने बॉडी के भीतर कौन सा जर्नी करें और क्यों करें हम जर्नी? क्या इंपॉर्टेंस है इस जर्नी का? जब मूलाधार पे हमारा एनर्जी है, तो आप समझें कि इसमें नेगेटिव एनर्जी अधिक और पॉजिटिव एनर्जी नेग्लिजिबल है। जब हमारे शरीर का एनर्जी मूलाधार पे होता है, तो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी मैक्सिमम एंड पॉजिटिव एनर्जी मिनिमम होता है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि जब आप अंधेरे में जाते हैं तो भूत प्रेत का डायग्राम आने लगता है। जब आप अंधेरे में रस्सी को देखते हैं तो सांप का ख्याल आ जाता है। कोई यदि आपसे मिलने का टाइम दिया और समय पर ना पहुंचा तो धोखेबाजी का सिग्नल मिल जाता है। ये सभी नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। हो सकता है वह न मिलने के लिए आ सका, कोई मजबूरी रहा हो, कोई परेशानी बन गया हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के कारण जो फर्स्ट सिग्नल आता है कि धोखेबाज है, और यही एनर्जी जब ग्रेजुअली लास्ट पॉइंट पे आ जाता है, सहस्रार पे आ जाता है, जैसा कि नानक, कबीर, बुद्ध में हुआ, तब यहां पॉजिटिव एनर्जी 100% में आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाता है। इस 7वें पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल में समझेंगे। बुद्ध का एक शिष्य था, पूर्णा जब धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, भ्रमण के लिए निकला, तो बुद्ध ने कहा कि पहले हमारे 3 प्रश्नों का जवाब दो। और बुद्ध ने जो उससे पहला प्रश्न किया कि भ्रमण के लिए तुम जहां जा रहे हो सकते हैं वहां के लोग अच्छे ना हों और तुम्हें गालियां दें, तुम क्या करोगे? पूर्णा ने कहा, हम कहेंगे कि बहुत अच्छे लोग हैं
सिर्फ गाली ही देते हैं, मार भी सकते थे। फिर बुद्ध ने कहा कि दूसरा प्रश्न, मार भी सकते हैं, तब क्या करोगे? पूर्णा ने कहा, कहेंगे कि बहुत अच्छे लोग हैं, भले मानुष हैं, मारते हैं, मार ही नहीं देते। मतलब जान से नहीं मार रहे हैं, सिर्फ मार रहे हैं, अरे लपड़ थप्पड़ मारते हैं, जान से नहीं मार रहे हैं। बुद्ध ने कहा, आखिरी प्रश्न, क्या पता जान से ही मार दे, तब क्या करोगे? पूर्णा ने कहा, कहेंगे बहुत अच्छे लोग हैं, जिंदगी में होते तो भूल चूक होती, गलतियां होती, मुक्ति दे रहे हैं। अब ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो अपने आप में 100% पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता है। तो ये जो मूलाधार से सहस्रार तक का जर्नी है, यह इसीलिए है कि यहाँ 7th पॉइंट पे हमें 100% पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। ज्ञान का जो केंद्र है, नॉलेज का जो केंद्र है, वह केंद्र यह 7वां पॉइंट ही है। इस 7वें पॉइंट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस 7वें पॉइंट पर आने से वह व्यक्ति नेचर के डायरेक्ट लिंक में आ जाता है, प्रकृति के सीधे संपर्क में आ जाता है। फिर आप कहेंगे कि क्या अभी जब हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं, तो क्या प्रकृति से कटे हुए हैं? क्या हम लोग प्रकृति के संपर्क में नहीं हैं? केवल एनर्जी जब सहस्रार पे होगा, 7वें पॉइंट पे होगा, केवल तभी हम लोग प्रकृति से जुड़ेंगे। अभी भी हम लोग प्रकृति में ही जी रहे हैं, प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। इस बात को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। दलहन प्लांट के बारे में आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। दलहन